धूमन सिंह किरमित जी, इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि चर्चाओं का दौर जारी है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव खेल सकती है। हम लड़ने के लिए तैयार हूं। चुनाव से जवाब कौन देता है? चुनाव से जवाब कौन देता है? चुनाव जनता भी हमारी पार्टी को चाह रही है। पार्टी को तो चाह रही है, व्यक्ति विशेष को नहीं चाह रही। उनकी पत्नी चौथे नंबर पर आई। चुनाव एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। उसमें मैं भी हूँ। डबल ईवीएम लाने के लिए 6000 करोड़ का और अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाएगा। आपने कहा अच्छी नीति है, पर लगता नहीं है कि लोकतंत्र विरोधी हो सकती है, क्योंकि 5 साल बाद ही मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार किसी भी प्रकार के चुनाव आते रहते हैं। चाहे अगर लोकसभा में जिता दिया, काम नहीं हुआ तो जनता हिसाब मांग सकती है विधानसभा में। साथ ही साथ हो जाएंगे तो 5 साल के लिए बंद जाएगी। देखो, इसमें कोई दो राय नहीं। अरोड़ा जी पुराने इस क्षेत्र के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हुआ जब आया राम गया राम की जब राजनीति हमारे प्रदेश में शुरू हुई थी, दूसरे प्रदेशों में शुरू हुई, वो भी कांग्रेस ने शुरू की थी। अगर बात करें 2019 के 60,000 करोड़ रुपया खर्च देश का हुआ, उस खर्च को अगर हम कंट्रोल करके जो गरीब उन्मूलन कार्य है, जो अंत्योदय माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो पैसा उधर लगाया जाए तो कितना अच्छा होगा। कितना एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च होता है। आपको नहीं लगता कि फिर से आपके सामने आ चुका हूं 2024 में भूमिका निभाने वाले उन दिग्गज धुरंधर कद्दावर नेताओं से आपको रूबरू करवा रहा हूं। और सरस्वती बोर्ड के हमारे साथ डिप्टी चेयरमैन मौजूद है, यानी धूमन सिंह किरमित जी। इनसे बातचीत कर लेते हैं क्योंकि चर्चाओं का दौर जारी है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी इन पर दांव खेल सकती है। सियासी बातचीत भी करेंगे और क्या कुछ ये सेवाएं दे रहे हैं, सीधे इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं। किरमित साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। किरमित साहब, सबसे पहला यही सवाल, आप अक्सर सरस्वती नदी के किनारे दिखाई देते हैं, क्या कुछ वो मन में आता है? और इस प्रकार से सेवा भाव जो जिस प्रकार आप कर रहे हैं, क्या वो जहन में आता है? लगातार आप सरस्वती के किनारे दिखते हैं और आज का भी एक आपका कार्यक्रम है। देखिए, मेरा उद्देश्य जो है, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जब से सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया जी, और मुझे 2020 में जिम्मेवारी मुझे दी थी, उससे पहले मेरे से पहले कोई और प्रशांत जी इसके चेयरमैन थे जी, वाइस चेयरमैन। तब से लेकर आज तक मेरा उद्देश्य ये है कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। सरस्वती रिजर्वेशन, मैं अगर हमारी संस्कृति की बात करूं, हमारे सनातन धर्म की बात करूं जी, तो सबसे प्राचीन अगर कोई नदी है वो सरस्वती है जी। ऋग्वेद में अगर कोई वर्णन सरस्वती का जिस तरह से आता है, उसमें अम्बी तमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती, यानी कि माताओं में श्रेष्ठ, नदियों में श्रेष्ठ, देवियों में श्रेष्ठ वो सरस्वती। उस सरस्वती का सेवा करने का मुझे अवसर हमारी सरकार ने दिया है, हमारे संगठन ने दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ और मैं बड़े जी जान से, पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से इस काम पे मैं खड़ा हूँ। और तब से लेकर आज तक, जब से ये मुझे जिम्मेदारी मिली है, एक भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैंने सरस्वती का कोई भी ना कोई काम ना किया हो, चाहे वो बैठक के नाते, चाहे सरस्वती पर भ्रमण के नाते। आगे बढ़ने से पहले चैनल को फॉलो जरूर कर दीजिएगा और अभी तक की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। या हम किस तरह की सारी सरस्वती के प्रोजेक्ट को किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं जी। आने वाले भविष्य में सरस्वती क्या रोल अदा कर सकती है, सरस्वती में दोबारा कैसे पानी 12 महीने बहे, उसके ऊपर, उस योजना पर हम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और जिस तरह का मुझे अभी तक के परिणाम जो मिले हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हमारे साथ 2-3 डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं, जिसमें इरिगेशन है, पंचायती राज है, सारे मिलजुल के सारा काम करते हैं। तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ये। और सरस्वती इस क्षेत्र से बह रही है, प्राचीन क्षेत्र से बह रही है, महाभारत युद्ध के समय से बह रही है। तो हमने इस मेहनत करके इस सरस्वती को, अब की बार जैसे बारिश में देखने में आया कि जितनी नदियां बाकी थी सब ने फ्लड का मचाने का काम किया। गग्गर हुई, आप मारकंडा हुई, यमुना हुई, सोम हुई, सारी ओवरफ्लो हुई और उनका सारा पानी सरस्वती इस क्षेत्र से लेकर बहाकर आगे ले गई। और आज मैं इस पॉइंट पे अभी मैं जा रहा हूं जहां सरस्वती का और दोस्तों, मैं आपका अपना शिवम अत्री, हीरा कंसल्टेंसी कैथल से आप हमसे टूरिस्ट वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर फाइलिंग करवा सकते हैं। सारे पैसे वीजा लगने के बाद हम आपका समय भी बचाएंगे, पैसे भी बचाएंगे और आपको धोखेबाजों से भी बचाएंगे। एक बार हीरा कंसल्टेंसी जरूर आए, आपकी अपनी हीरा कंसल्टेंसी कैथल। का मिलन, पारा नदी का मिलन जहां पर होता है पंजाब के बॉर्डर पे, तो वहां से लेकर आज हम एक नई संभावनाओं की तलाश में हम हैं कि जिस तरह से O2 हेड अगर आपने कभी देखा हो सिरसा जिला का जी,
सिरसा जिला का O2 हेड ये जितना हमारे क्षेत्र का पानी सरस्वती और गग्गर आगे लेकर जाती है, वो सारा का सारा पानी सिरसा जिला के किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है जी। वो O2 हेड करीब करीब 1000 एकड़ से ज्यादा एक बहुत बड़ा रिजर्वायर है। हम ऐसे रिजर्वायर इस क्षेत्र में डेवलप कर रहे हैं। मैंने अब की बार पिछले साल ध्यान में आया कि जो फ्लड का पानी आता है उसको हम किस तरह से कंट्रोल करें जी। ताकि वो हमारे क्षेत्र में रहे। देखिए, आप मान के चलें कि हमारे क्षेत्र में पानी की कमी नहीं है जी। लेकिन पानी के प्रबंधन की कमी है जी। हमारा पानी आगे जा रहा है, सिरसा से आगे निकल जाएगा, फिर फ्लड आएगा तो उससे आगे राजस्थान में निकल जाएगा, पाकिस्तान के एरिया तक जा सकता है, फिर गुजरात में निकल जाएगा। तो इस पानी को हम किस तरह से अपने क्षेत्र में रोकें, मेरा ये टारगेट है। हम इस पर नियंत्रण आवश्यक है। जी जी जी। ये तो हो गई आपकी बात जो आप सेवा दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सियासी हालात। मैं देख रहा हूं कुरुक्षेत्र लोकसभा से आपका सेवा भाव देखकर कयास ये लगाई जा रही है कि हाईकमान भारतीय जनता पार्टी का आप पर कुरुक्षेत्र लोकसभा से दाव खेल सकता है। आपका क्या कुछ कहना है इसमें? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और बचपन से हमारा जो भाव है वो अपनी पार्टी के प्रति समर्पित है जी। पार्टी समय समय पर बहुत सारी जिम्मेवारियां लगाती रहती है। मुझे पहले जिलाध्यक्ष भी बनाया, लीगल सेल का प्रदेश का संयोजक बना, मतलब बहुत सारी जिम्मेवारियां पार्टी देती है। मुझे डिप्टी चेयरमैन सरस्वती बोर्ड की जिम्मेवारी मुझे दी है जिसके स्वयं जो चेयरमैन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। तो पार्टी जहां जहां जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं की लगाती है, हमारी पार्टी नेशन फर्स्ट पे और सेकंड पार्टी थर्ड सेल्फ पे काम करती है। पार्टी जहां जिस कार्यकर्ता की जिम्मेवारी लगाती है कार्यकर्ता निभाता है। पार्टी जहां भी जिम्मेवारी लगाएगी उसके लिए हर एक कार्यकर्ता अगर पार्टी कहती है कि कुरुक्षेत्र लोकसभा के मैदान में किरमित साहब को कूदना पड़ेगा तो तैयार है किरमित साहब? देखिए, हम ऐसे ये फैसला मैं स्वयं नहीं कर सकता, फैसला हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है कौन चुनाव लड़ेगा, हमारा वो बोर्ड तय करेगा। लेकिन अगर पार्टी कहती है तो अब देखिए, इलेक्शन तो ऐसी चीज है जिसमें अगर आपसे भी मैं पूछ लूं कि आपने किसी विधानसभा से अगर हम चुनाव लड़ाते हैं, आप भी कह देंगे हाँ मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। चुनाव से जवाब कौन देता है? चुनाव तो लड़ने के लिए हर एक व्यक्ति तैयार रहता है। जलेबी जैसी बात घुमा रहे हैं आप। नहीं, मैं जलेबी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। चुनाव एक ऐसी हर एक कार्यकर्ता की इच्छा होती है। राजनीति में हर एक कार्यकर्ता राजनीति करने के लिए आता है, चुनाव लड़ने के लिए आता है, जनता की सेवा करने के लिए आता है। हमारा उद्देश्य चुनाव लड़के अपने आप को बड़ा करना नहीं है। हमारा उद्देश्य जन समस्याओं को ठीक करना, जन सेवा करना। अपनी पार्टी जिस तरह की अब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष धनखड़ जी, हमारा जो नेतृत्व है, जिन पॉलिसियों को सेवा भाव से लागू कर रहे हैं उन पॉलिसियों को नीचे तक धरातल पर ले जाएं, ऐसी योजना हमारे कार्यकर्ताओं की रहती है। पार्टी जहां जिम्मेवारी लगाएगी हम तैयार हैं। आग वहीं होती है जहां पर धुआं होता है। तभी तो ये बात कही जा रही है कि लगातार जिस प्रकार से आप सेवा भाव की बात कर रहे हैं, आपके सेवा भाव को देखते हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा में दाव आप पर खेल दिया जाता है, तो उस समय क्या परिस्थिति देखते हैं? कांग्रेस के भी नेता काफी तैयारी कर रहे हैं अगर लोकसभा कुरुक्षेत्र में आपको टिकट मिल जाती है। देखिए, अभी तो एक मुझे लगता है कि मई तक का अभी समय है। हमारे सांसद नायब सैनी जी यहाँ पर हैं, बड़े भाई हैं हमारे। तो और जैसा भाव मुझे लगता है केंद्र सरकार का, और टाइम पर हमारे चुनाव मई में अभी ड्यू हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक आगे जनता भी हमारी पार्टी को चाह रही है। और पार्टी को तो चाह रही है, व्यक्ति विशेष को नहीं चाह रही है। उनकी पत्नी चौथे नंबर पर आई है। ये मैं नहीं कह सकता, ये आपका उनका क्या है वो मुझे ज्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन पार्टी जहां जिस भी कार्यकर्ता की जिम्मेवारी लगाती है कार्यकर्ता निभाता ही है। जी। तो आप इच्छुक हैं लोकसभा लड़ने के इच्छुक है या फिर विधानसभा? मैंने तो कह दिया कि लोकसभा की बात है। मैंने आप भी बता दीजिए, आपकी जुबानी से एक बार भी नहीं निकल रहा। मैंने जेपी भाई आपको ये कहा, चुनाव एक ऐसी चीज है, आप किसी भी कार्यकर्ता पॉलिटिकल आदमी हो, राजनीतिक आदमी हो, चुनाव लड़ने की इच्छा सबकी होती है, होनी भी चाहिए। राजनीति में आता किस लिए व्यक्ति है? चुनाव एक ऐसी चीज है जो हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है। उसमें मैं भी हूं, उसमें और भी लोग हैं। पार्टी जहां जिसको लड़ाएगी वो चुनाव लड़ेगा। अभी की परिस्थिति कहां पर देखते हैं जहां पर विशेष सत्र बुलाया जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन का, उस पर कहां पर देखते हैं? ठीक है, गलत है, क्या होगा? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, माननीय मनोहर लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, नई नई पॉलिसियां लेकर आ रहे हैं जी। जो हमारे मैनिफेस्टो में हैं। ये एजेंडा भी हमारे 2014 के मैनिफेस्टो में था।
कि हम वन नेशन वन इलेक्शन जरूर हो, ताकि क्योंकि पिछले इलेक्शन में अगर बात करें 2019 के 60,000 करोड़ रुपया खर्च देश का हुआ, उस खर्च को अगर हम कंट्रोल करके जो गरीब उन्मूलन कार्य है, जो अंत्योदय माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो पैसा उधर लगाया जाए तो कितना अच्छा होगा। कितना एडवर्टीजमेंट पर पैसा खर्च होता है। आपको नहीं लगता कि डबल ईवीएम लाने के लिए 6,000 करोड़ का और अतिरिक्त खर्चा बढ़ जाएगा? देखिए, इतना तो हमारे देश की जो जनसंख्या है, इसमें कोई शक नहीं है कि जनसंख्या पिछले काफी समय से बढ़ी भी है, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, जब से कंट्रोल कितना हुआ है। आज अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, अगर मैं बात करूं, हमारी जनता बढ़ी है, लेकिन डेवलपमेंट में कितना, हम 2014 से अगर बात करें तो हम 80% जो हथियार थे सेना के, हम बाहर से मंगाते थे। अगर आज आप न्यूज पढ़ें, आज मैंने 2-3 अखबारों में न्यूज पढ़ी, आज हम विश्व के तीसरे देश हैं जो दुनिया के 200 देशों को अपने हथियार बेच रहे हैं। इतनी बड़ी इंडस्ट्री एक हमने ग्रो कर ली है, हम आत्मनिर्भर हो गए हैं हथियारों में, सेना के हथियारों में, हर तरह के हथियारों में। तो ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। विपक्ष का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इंडिया के गठबंधन से बौखलाई हुई है, तभी इस प्रकार के निर्णय ले रही है और कहीं ना कहीं आंखें बंद कर सत्ता में आना चाहती है। देखिए, कहाँ ये घमंडिया जो गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन इसको हम बोलते हैं। इतना उन लोगों में अभी से इतना गुरूर है कि हम ऐसा कर देंगे। अरे आप देश की जो पॉलिसियां हैं, अगर आपने अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार ने जो समिति बनाई है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, अब उनके कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी जी, अब कोई भी अच्छा काम हो रहा है, जितने देश में अच्छा काम होते हैं, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, केजरीवाल जी कह रहे हैं जी एक बार सबूत दे दो जी, अब 2 महीने बाद सेना ने सबूत भी दे दिए। अब जितने देश में काम हो रहे हैं अच्छे काम, वो सारे ये लोग उनका विरोध करते हैं। ये गलत बात है। राजनीति के लिए राजनीति करना ये गलत बात है। अगर देश के पक्ष में कोई पॉलिसी बन रही है, उसका आपको जरूर 100% आपने उसका समर्थन करना चाहिए। अधीर रंजन जी का इस समिति से रामनाथ कोविंद जी की जो नेतृत्व में बनी है, इस्तीफा देना अपने आप में ये साबित करता है कि ये लोग देश में सुधार नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में सुधार लाना चाहते हैं। ऐसी कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर उन्होंने अभी तक टच ना किया हो। आपने कहा अच्छी नीति है, पर लगता नहीं है कि लोकतंत्र विरोधी हो सकती है, क्योंकि 5 साल बाद ही मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार किसी भी प्रकार के चुनाव आते रहते हैं। चाहे अगर लोकसभा में जिता दिया, काम नहीं हुआ तो जनता हिसाब मांग सकती है विधानसभा में। साथ ही साथ हो जाएंगे तो 5 साल के लिए बंद जाएगी जनता। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने ध्यान नहीं किया, मुझे लगता है पीछे लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई थी, पीछे इसके ऊपर एक्सरसाइज काफी लंबे समय से चल रही है, एक दिन में कुछ नहीं होता। लॉ कमीशन की रिपोर्ट में ये था कि हम जो चुनाव अब हो जाएं, उसके बाद अगर कोई स्टेट ऐसे बसते हैं जिनके समय ज्यादा है, 1.5 साल है, 2 साल से ऊपर ज्यादा समय है, तो एक बीच में टाइम रखा जाए 2.5 साल का, यानी कि एक चुनाव का सिनारियो 2.5 साल पहले हो, एक 2.5 साल के बाद हो, यानी कि उनका इकट्ठा हो सकता है। और धीरे धीरे इस ऐसी व्यवस्था बनाई जाए देश में, क्योंकि ये सारा 70 के दशक के बाद हुआ, जब आया राम गया राम की जब राजनीति हमारे प्रदेश में शुरू हुई थी, दूसरे प्रदेशों में शुरू हुई, वो भी कांग्रेस ने शुरू की थी। अब देश में पहले 4 चुनाव सारे वन नेशन के हिसाब से लड़े गए जी। तो दोबारा व्यवस्था लाने में कांग्रेस को तो बल्कि कहना चाहिए कि ये हमारी जननी, हमने इसको जन्म दिया था व्यवस्था को, हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम उनका समर्थन करते हैं। चलिए आप एक ही क्षेत्र की तरफ चलते हैं। कांग्रेस से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अशोक अरोड़ा पर कांग्रेस दांव खेल सकती है। हालांकि उनका निजी इच्छा है, वो थानेसर विधानसभा से चुनाव लड़ने की है। उनकी परिस्थिति कहां पर देखते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो और अशोक अरोड़ा जी सामने होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि उनका काफी जनाधार रहा है उस क्षेत्र में। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा कौन नहीं होगा। अभी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि चुनाव के कैंडिडेट अभी तय हो जाएं, लेकिन अगर अशोक अरोड़ा जी कांग्रेस को ऐसा लगता है तो मेरे बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं है। कांग्रेस के देखो इसमें कोई दो राय नहीं, अरोड़ा जी पुराने इस क्षेत्र के नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अगर दाव खेल देते हैं, अब मैं क्या कह सकता हूं, मैं अपनी पार्टी के बारे में नहीं कह सकता, मैं दूसरी पार्टी के बारे में क्या सकता हूं। किसको लड़ाएंगे, कौन लड़ेगा, भगवान जानता है, तो परमात्मा जानता है, जिसके यहाँ लिखा है वो जानता है। तो ये थे हमारे साथ धूमन सिंह किरमित जी, जो जलेबी जैसे बात को घुमा देते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए कहीं ना कहीं सीधी बात पर नहीं आते, जो हमने अंदाजा लगाया है। लेकिन घुमाना मुश्किल है, पर
2024 में क्या कुछ समीकरण रहेंगे, ये वक्त के जहन में है। कुरुक्षेत्र लोकसभा में आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा।